जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज सीटेट के ऐसे क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। किसी भी स्टेट का चाहे टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सीडीपी और हिंदी और ईवीएस ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। खासकर मैं सीटेट वालों के लिए ऐसा पेपर लेकर आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ जो कि हूबहू पेपर में छप जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें और पढ़े। मतलब एकदम ये समझ लीजिए कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप ये करते जा रहे हैं तो आपका हर सब्जेक्ट में 30 में 30 संभव है। और ये बात आप मान लें, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट का। बस ये है कि आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको बहुत ध्यान से सुने तो आपका क्लियर हो सकता है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बस एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी सारे पेपर मिलते रहें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के व आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष? आपको बता दें कि जो आपका मूल अधिकार है, ये मूल अधिकारों में जोड़ा गया था और ये आपका अनुच्छेद 21 का ए है। ठीक है, 21 के ए में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था और ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? जो क्रेस्मर हैं, इन्होंने व्यक्तियों को किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्रिस्काय, सुडौलकाय और गोलकाय ये तीनों प्रकार में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें कि क्रेसचमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में व्यक्त किया था। पहला था आपका लंबकाय यानी कि क्रिस्काय, दूसरा था सुडौलकाय यानी कि पुष्टकाय, तीसरा था आपका गोलकाय या स्थूलकाय। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको बिल्कुल नोट्स में इसको लिख लें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? जो टीएटी है, टीएटी का जो उद्देश्य है निम्न में से किसका मापन है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिक्षमता। टीएटी का उद्देश्य जो होता है वो अभिक्षमता का मापन करना होता है। टीएटी का मतलब ये होता है, हिंदी में आप समझ लीजिए, अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बना लें और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन का जो सिद्धांत है वो अधिगम की व्याख्या करेगा या स्मृति की या अभिप्रेरणा की या फिर सृजनात्मकता की। तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये संगणन का जो सिद्धांत है ये स्मृति की व्याख्या करता है। ठीक है, और ये मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित होता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ निधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, इसमें इतिहास जानते हैं, उसके बाद उसके जीवन का निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब कि उसका जो पिछला बीता हुआ समय है उससे। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो जो अल्बर्ट बंडूरा है ये किससे संबंधित है? तो छठे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम वक्र में पठार बनता है। सातवें का देखेंगे, परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण। तो सातवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थकान के कारण। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका अधिगम अंतरण। ठीक है, अधिगम अंतरण मापने हेतु प्रयुक्त होता है। नौवां देखेंगे, क्लाउडन पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जो क्लाउडन पिक्चर टेस्ट होता है, तो 9वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व के मापन के लिए जो क्लाउडन पिक्चर टेस्ट होता है इसका प्रयोग किया जाता है और ये प्रक्षेपीय प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से एक भिन्न है जो कि 3 सिमिलर होंगे। तो इसको देखना होगा, TAT, 60 PF, रेवन का परीक्षण या फिर ड्राए मैन परीक्षण।
इनमें से 3 तो सिमिलर है लेकिन एक भिन्न होगा। तो इसमें से जो TAT और 16 PF और ड्रा ए मैन ये जो होते हैं परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवन का परीक्षण जो होता है वो अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, रेवन का परीक्षण आपने B.Ed में या BTC में एक वो होता था, प्रैक्टिकल होता था, उसको आपने किया होगा। तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रेवन का परीक्षण, ये आपका अलग चीज़ है। ठीक, यानी अशाब्दिक परीक्षण है ये एक प्रकार का। अब आपको बताना है, इसकी माध्यिका बतानी है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी। तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा, वैसे माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है और इसका जो सही ऑप्शन होगा 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 9.5। माध्यिका का मतलब बीच का आपको नंबर बताना होगा। तो इन सभी में जो बीच का नंबर होगा, अगर आप 3 इधर निकाल दें 3 इधर निकाल दें तो इसके बीच में जो बैठेगा वो 9.5 होगा। बाकी फॉर्मूला भी है इसका। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत 12वें का देखेंगे। 12वें का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। दोस्तों मैकडूगल के बारे में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस पहले भी बता दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई थी, जिनमें से कुछ हैं भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता आदि इस टाइप के हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है 13 का वो हो जाएगा मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग का होता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के कारण के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, 15वां देखेंगे। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, बुद्धि लब्धि कितनी है। दोस्तों कोई 5 वर्ष का बालक है जो कि मोहन है, और उसकी जो मानसिक आयु है, मतलब सोचने और तार्किक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो 8 वर्ष के बालक के बराबर है। तो उसमें बुद्धि लब्धि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है मानसिक आयु, जो आपके दिमाग की आयु है, और जो वास्तविक आयु है। ठीक, वास्तविक आयु कितनी है इसकी 5 वर्ष, और इसको गुणा कर देना 100 से। तो आप देखिए यहाँ पर मानसिक आयु इसकी दे रखी है 8 वर्ष बटे इसकी जो वास्तविक आयु है 5 वर्ष है, और गुणे 100। अब इसको काट पीट करेंगे तो ये 20 बार जाएगा और 160 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 15 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो ऐसा बुद्धि लब्धि स्तर जो मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है वो होगा 16वें का। ये इसमें आपको बता दें कि 81 से 90 मतलब होता है, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम मंद बुद्धि का टिक करेंगे तो एक दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए टर्मैन ने 1916 के स्टैनफोर्ड के ने परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका मतलब तैयार की थी, जिनमें से 130 से जिनकी बुद्धिलब्धि की सीमाएं अधिक थीं वो प्रतिभाशाली होते थे, और 121 से 120 वाले तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, और 81 से 90 जो होते थे वो मंद बुद्धि होते थे। लेकिन इसमें 81 से 90 का ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 81 से 90 के बीच वाला जो बुद्धिलब्धि स्तर होता है वो मंद बुद्धि बच्चों के लिए होता है। तो उनको प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर उनका यही कहलाता है। ठीक है, रोरसाग इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। जो रोरसाग इंक ब्लॉट होता है ये 17वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस विस्मृति का कारण नहीं है। तो जो विस्मृति हो जाती है उसमें से इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो 18वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, अगर आप स्मरण करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपसे कोई भी चीज़ विस्मृत नहीं हो सकती। 19वां देखेंगे। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो 19वें का सही ऑप्शन होगा वो होगा सांख्यिकी। आगे बढ़ेंगे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो 20वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा
सिरिल बर्ट ने। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं बाहर हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ जो होगी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी। तो आप लोग बस ये है कि क्लास पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत पर जोर दें, क्योंकि वक्त कैसा भी हो, अगर आप निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं तो सफलता आपकी है। बस आप लोगों से मैं सिर्फ सहयोग चाहता हूं कि आप लोग वीडियो मेरी लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका अभिक्षमता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से जो भिन्न है वो आप अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिटेट, टर्मैन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था, और जबकि प्रत्यागम का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है। तो इसमें जो बुद्धि से संबंधित नहीं है वो क्या है, वो प्रत्यागम का है। ठीक है, प्रत्यागम का सिद्धांत। और इसके अलावा ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो एक तत्व सिद्धांत जो दिया था इसको बिने ने दिया था। ठीक है, ये बिने द्वारा दिया गया था। उसके बाद दूसरा था आपका द्वितत्व सिद्धांत। तो ये जो द्वितत्व सिद्धांत था ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। और तीसरा है आपका बहुतत्व सिद्धांत। तो जो बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन था ये हावर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों आपको बता दें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं दोस्तों, आप देखिए पिछली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 23 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। ये आपकी अंतःस्रावी नहीं है। और अंतःस्रावी अगर आप बात करें, देखिए लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सभी हैं। ठीक है, मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की लिस्ट थी वो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है वो आपकी हो जाएगी 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे से संबंधित सीधा पूर्व संक्रिया की अवस्था है। आप लोग पियाजे का नाम देखें, इस पर टिक कर दें। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वो जो कारक है 25 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, देखिए वंशानुक्रम भी, वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम भी, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वो ये सभी हैं। ठीक, 26वां देखेंगे। 26वां बुद्धि लब्धि गणना करने का सही सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी 26 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि का स्तर वाला फॉर्मूला था ये। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जो चिंतनशील सोच होती है इसकी चर्चा किसने की है? तो जॉन डेवे ने की थी। ठीक है, डेवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क के स्तर होते हैं उनमें से इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कल्पना। बाकी आगमनात्मक तर्क के स्तर जो होते हैं वो अवलोकन भी होता है, प्रयोग भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है, लेकिन कल्पना नहीं होता। ठीक है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो जो सीखी गई बात को धारण करना और उसे पुनः स्मरण करने में जो असफल हो जाता है वो कहलाता है 29 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा विस्मरण है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? 30 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सीडीपी के ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन सभी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। आप लोग डेली ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हर सब्जेक्ट वीडियो में डेली के डेली अपलोड कर रहा हूँ। आपकी बारी हिंदी की होगी, फिर उसके बाद ईवीएस की होगी, उसके बाद इंग्लिश या फिर जो भी सब्जेक्ट आप संस्कृत जो भी चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में थे दोस्तों, जय हिंद।